यूनिटी एच में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको कुछ ऐसे चीज़ें दिखाएंगे कि कैसे जो है आप यूपीएससी की जो क्वेश्चन है उसको कैसे सोल्व करें, ताकि एग्ज़ाम की जो है रियल कंडीशन में आप जो है एक्यूरेट आंसर कर पाओ। दूसरी बात, देखो ये हकीकत बात है कि आप बहुत सारे टॉपर्स को आपने सुना भी होगा। ये रियलिटी की आप इस एग्ज़ाम से कितना भी पढ़ के चले जाओ, आप मैक्सिमम 25, 30 या 35 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा आप श्योरिटी नहीं बोल सकते कि ये क्वेश्चन आपका सही ही है। तो आखिर में जो ये टॉपर जो होते हैं वो कैसे हर बार 120 130 नंबर ले आते हैं, तो हम आपको यहाँ पे कुछ हिंट दे रहे हैं। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप आगे जो है हमारे जो कोर्सेज चल रहे हैं उसमें आप इनरोल भी हो सकते हैं। वहाँ पे आपको ऐसे अमेजिंग फैक्ट आपको जानने को मिलेंगे कि कैसे जो है एग्ज़ाम जो टॉपर्स होते हैं 120 130 नंबर लाते हैं एग्ज़ाम में, और हर बार उनका पीटी निकल जाता है। सोचो जब इंटरव्यू देते हैं उसके बाद में जस्ट कभी तो ऐसा भी हुआ कि 10 दिन बाद में एग्ज़ाम बैठने को मिलता है, तब भी वो पीटी निकाल देते हैं। तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि वो कुछ अलग पढ़ रहे हैं या उनके पास पेपर आ जाता है, परंतु ऐसे कुछ मेथड्स होते हैं जिनके द्वारा अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तब भी वो क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं। नॉलेज नहीं है, कैसे गेसिंग्स पावर होती है, ये आपको बहुत ज़रूरी है आपको आपके लिए सीखना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन करवाऊँगा आपको सॉल्व, और आपको ये भी बताऊँगा कि पीवाईक्यू की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चनों को अपन सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अपन 36 क्वेश्चन नंबर देखो। इसका मैंने एक पूरा कंप्लीट वीडियो भी डाला, आपको एक डेमो वीडियो मिला होगा। निम्नलिखित में से किनमें हाइड्रोजेलो का प्रयोग होता है? अब देखो इस टाइप का माइंडसेट समझने के लिए पहले यूपीएससी माइंडसेट समझो। देखो हाइड्रोजेलो का प्रयोग हो रहा है, मैंने क्या बोला, जब भी साइंस टेक्नोलॉजी का कोई भी चीज़ है ध्यान से समझना, और उसका एप्लीकेशन पूछ रहा है, तो एप्लीकेशन स्वाभाविक सी बात है कि बहुत कुछ हो सकता है, आज नहीं तो कल हो सकता है कि जो भी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी होती है वो एडवांस होते जाती है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। जैसे आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे पहले 1G आया, ठीक है, नेट की जो दुनिया में थी, फिर 2G आया, ठीक है, फिर 3G आया, ठीक है, 4G, और अभी आप लोग आराम से 5G का भी कुछ लोग अनुभव कर रहे होंगे, और आप इस डिफरेंस को भी अच्छा खासा समझ रहे होंगे। तो आप देखो टेक्नोलॉजी जो है कि एडवांस होती जाती है। अभी 6GB चलने लग गया नॉर्थ कोरिया या जो सॉरी साउथ कोरिया ऐसे जापान अपन देशों में जाओगे वहाँ पे 6GB चल रहा है। तो मतलब क्या है कि टेक्नोलॉजी एडवांस होती है समय के साथ। तो अब स्वाभाविक सी बात है कि एक ज़माना था, उसमें अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा मान लो यूपीएससी ने, तो हो सकता है कि अगले साल ही कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए और वो चीज़ को समाहित कर ले, तो फिर यूपीएससी क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यूपीएससी इस टाइप से चीज़ों से बचने के लिए हमेशा क्वेश्चन को जो है वहाँ पे तो कुछ मेथड होते हैं। अब आप मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन जो आप पढ़ के सही नहीं कर सकते। आप कहीं भाई पीटी 365 में पढ़ के चले गए या बालों को रिसर्च किया, नो नेवर। और यूपीएससी आपसे कभी अपेक्षा भी नहीं करता कि आप सब कुछ पढ़ के जाओ। स्वाभाविक सी बात है, देखो कल आप डीएम बनोगे, हर चीज़ आपके जो नॉन चीज़ें नहीं आएगी आपके सामने। बहुत सारे केस ऐसे भी आएंगे जिनको आप पहली बार आपके सामने होंगे, तो आप कैसे डील करोगे जब जिस चीज़ से आप परिचित नहीं हो। इसीलिए यूपीएससी के जो एग्ज़ाम का जो नेचर है वो ऐसा है, आप ये चीज़ समझो। मैं आज एक चीज़ आपको बताता हूँ कि आईएएस और पीसीएस में अंतर क्या होता है, तो ताकि आपको ये चीज़ भी क्लियर होगी इनका पेपर अलग अलग क्यों बनता है। क्यों नहीं, जैसे आप बहुत सारे बच्चों के आप सुनते होंगे कि पीसीएस कितना फैक्चुअल पेपर होता है, यूपीएससी एक लॉजिकली बनाता है पेपर, ठीक है। तो ये चीज़ समझो ऐसा क्यों होता है आखिर में। देखो पीसीएस जो भी अधिकारी बनते हैं, मान लो कि डीएसपी बनते हैं, ठीक है, एसडीएम बनते हैं, ठीक है। अब इनका आप काम समझो, इनका काम होता है कि आप जो आईएएस अधिकारी है उनको डाटा कलेक्ट करके देना। और जो ये आईएएस अधिकारी बैठा है यहाँ पे, जो डीएम बैठा है, वो भाई वो डाटा को जाके एकदम वेरीफाई नहीं करता है, वो एनालिसिस करता है। तो ये चीज़ हमेशा मायने रखो कि डाटा इस पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, चाहे कितने भी स्टेट के पीसीएस हो, वो यूपीएससी के लेवल का पेपर कभी नहीं बनाएंगे। भाई उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट ही यही है कि डाटा उनको फैक्ट अच्छे होने हो चाहिए। इसीलिए देखो पीसीएस का जो पेपर होता है बहुत फैक्चुअल होता है, कारण वो यही है कि वो उस जॉब की जो है डिमांड वही है। जैसे आप अगर आर्मी में जाते हो तो स्वाभाविक सी बात है, आर्मी में क्या मांगा जाता है भाई, चुस्त फुर्तीला होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, हाइट होनी चाहिए, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें चेक की जाती है ना, क्योंकि उसका पैरामीटर है। वैसे पीसीएस का पैरामीटर है कि वो फैक्चुअल होना चाहिए, फैक्ट अच्छे होना चाहिए, क्योंकि भाई डीएम जो है फैक्ट चेक नहीं करता, वो पूरा चीज़ों को एनालिसिस करता है। तो इसीलिए आईएएस का जो पेपर है वो एनालिटिकल होता है।
तो ये चीज़ समझो, आप इसमें देखो यूपीएससी में इसीलिए देखना कि जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। दूसरी बात रैंडम क्वेश्चन आपको ज़्यादा मिलेंगे। आप कितना भी पढ़ लो, कितने भी सारी चीज़ें पढ़ लो, 30-35 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं बना पाओगे। उसके बाद में जो है यही चीज़ें सीखनी पड़ेगी जो मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे हिंट देके सिखा रहा हूँ। अगर आप ऐसी जो और चीज़ें सीखोगे तो आपको आराम से इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोचो कि आज भी उस एग्ज़ाम के पैटर्न की तैयारी वही कर रहे हो, जैसे पीसीएस की तैयारी करते हो या वन डे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर उस आधार पे कर रहे हो तो आपको इस एग्ज़ाम को निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो हाइड्रोजेलो का प्रयोग होता है, तो देखो साइंस टेक्नोलॉजी का एक है कि एप्लीकेशन वाली जहाँ पूछता है उसका ऑल आंसर होता है। ऑल आंसर होने का मैंने बताया भी भाई, सब ऐसी बात है, कोई भी टेक्नोलॉजी फ्यूचरिस्टिक होती है और वो हमेशा डेवलपमेंट प्रोसेस में होती है। तो आज नहीं तो कल हो सकता है कि वो जो है उसका आंसर हो, जैसे मान लिया जाए कि जैसे ध्यान समझना। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में ज़्यादा सोचना नहीं है। अगर मान लो कि जनरल स्टेटमेंट दिए, ये भी मैं आपको बताऊंगा जब आप कोर्स ज्वाइन करते हो कि जनरल स्टेटमेंट क्या होता है, नॉर्मल स्टेटमेंट क्या होता है, स्पेसिफिक स्टेटमेंट क्या होता है, फैक्चुअल स्टेटमेंट क्या होता है। इस टाइप के बहुत सारे जो है कथन होते हैं। अब आप भी पहली बार सुन रहे हो कि ऐसा भी कुछ होता है क्या? हाँ, ये होता है और इन्हीं के आधार पर आंसर निकाला जाता है। पॉसिबल स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक है। और एक और स्टेटमेंट होता है रिक्वायरमेंट स्टेट। भाई ये तो ज़रूरी है, ये तो आना ही चाहिए। ऐसे स्टेटमेंट नहीं होगा तो क्या होगा? तो गवर्नमेंट की स्कीम में इस टाइप के स्टेटमेंट यूज़ किए जाते हैं, तो आपको सीखने का बहुत कुछ मिलेगा अगर आप जुड़ते हो हमसे। पीवाईक्यू प्रोग्राम जो चल रहा है, अर्जुन बैच चल रहा है, ठीक है, पीटी को लेके। तो समझ बात है, इस टाइप के क्वेश्चनों का जो आंसर ऑल होता है, ठीक है। और आपको डिटेल में इस चीज़ों के बारे में जानना है तो आप लोग कोर्स ज्वाइन करोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब इधर मैं एक और क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। इस टाइप के जो क्वेश्चन है ध्यान से समझना। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, देखो इस टाइप के क्वेश्चन कभी-कभी एग्जाम में 10 क्वेश्चन भी आता है, कभी 5 क्वेश्चन में मिनिमम मेरा मानना है कि 3 से 4 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। तो समझ रहे हो? आप अगर मेरे साथ और इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आराम से आप जो 8 से 10 नंबर आराम से मिलेंगे आपको, ठीक है। और आप इस चीज़ को देखा, मैंने एक पूरा वीडियो डिटेल में पूरा डाला भी है। 2011 से लेकर 2024 तक सारे क्वेश्चन भी करवाए हैं मैंने उसमें, ठीक है। तो और आपको जैसे सीखना है तो वो आपको वहाँ मिलेगा। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन जो है 20 क्वेश्चन के समथिंग आते हैं। अब देखो मैं फिर बारह बता रहा हूँ, नॉलेज फैक्चुअल चीज़ें इन्फॉर्मेशन उस आधार पे आप सही नहीं कर सकते। आपको चाहिए वो गेसिंग पावर, वो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, और कैसे जो है आप अपने आप को इन्हांस करो, आप अपनी पर्सनैलिटी को वाइड करो, ताकि यूपीएससी की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को सूटेबल कर पाओ, ठीक है। अब ध्यान से देखना, किसी अर्थव्यवस्था में कुल प्रजनन दर को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। अब देखो सिंपल सा बात है, नॉलेज लेवल पे देखा जाए तो अपन बाई बाई डेफिनेशन तो पूछ रहा है कुल प्रजनन दर की। पर हमेशा मैंने क्या बोला कि देखो जैसे पीसीएस का अगर क्वेश्चन होता तो वहाँ पे क्या होता कि आपको डायरेक्ट जो है फैक्ट दे दिया जाता है और वो आराम से पूछ लेते। पर यूपीएससी हमेशा जो है सिमिलर ऑप्शन देती है, तो आप वहाँ पे गलती करोगे। तो यूपीएससी यही तो चाहती है आपसे कि आप जो सारी चीज़ें सिमिलर सी दिख रही है उसमें से भी आप कैसे सही चीज़ निकाल पाओगे, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से समझना कि कुल प्रजनन दर पूछा है, टोटल फर्टिलिटी रेट। अब देखो प्रजनन दर स्वाभाविक सी बात है किससे होती है, माता से ही होती है। ये चीज़ अगर लॉजिक आप समझ गए तो मैं आपको बहुत सारी टेक्निक बताऊंगा। क्वेश्चन से आंसर निकाला जाता है, बहुत बार ऑप्शन से आंसर आता है, बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास जो आप, जिससे आपका नंबर मैं फिर बारह बता रहा हूँ, 30 से 40 नंबर आप आराम से बढ़ा सकते हो अपने। जो जिनका मान लो क्वेश्चन है 1-2 क्वेश्चनों से नहीं हो रहा है तो उनको आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अब देखो यहाँ पे माता है, ठीक, ध्यान से समझना। तो कहाँ पे माता की बात की गई, अब बस यही समझना आपको। पहली बात देखो यहाँ पे अगर आप डी पढ़ोगे, किसी महिला की गर्भधारण आयु चाइल्ड बेयरिंग के अंत तक उसने जन्मे जीवित बच्चों की औसत संख्या। तो आप देखोगे तो डायरेक्ट ये आंसर भी आ गया। इसमें मैं आपको 3-4 मेथड सिखा देता हूँ यहाँ पे कुछ चीज़ें, फिर और कुछ चीज़ें भी रहेगी, आपको प्रैक्टिस करोगे तभी आपको पता लगेगा। दूसरी बात, बहुत बार क्या होता है कि ऑप्शन जो है कुछ 2 ऑप्शन सिमिलर दिए रहते हैं। देखो ये 1 वर्ष में जनसंख्या में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या जन्म दर कहलाती है, ना कि प्रजनन दर। तो ये तो ऐसे गलत है, ठीक है। जन्म दर घटा मृत्यु दर, तो ये तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता, ठीक है। इसके बाद में देखो ये 2 ही ऑप्शन सिमिलर है, तो देखो बहुत बार ऐसा होता है कि 2 ऑप्शन सिमिलर दिए रहेंगे, उसी में से आंसर आएगा, ठीक है। कई बार मैंने क्या बोला कि आप इसका मीनिंग निकालो, तो मैंने जैसे मीनिंग निकाला, कहाँ माता की बात है, ठीक है। अब ये क्या बोला, किसी दी गई जनसंख्या में एक दंपति के जीवन काल में, अरे दंपति दंपति से में तो याद रखो पेरेंट्स आ जाएंगे, पेरेंट्स में सबसे बात है मदर और फादर दोनों आ जाएंगे, तो ये तो गलत बात होगी ना। प्रजनन दर की बात होगी तो भाई माता जो होगी महिला होगी उसके बारे में बात करेंगे ना। तो ये ऑप्शन गया, आंसर आ गया। अब सोचो कि ये क्वेश्चन का मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, फिर भी मैंने जो है एट द प्रेजेंट कंडीशन में इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर निकाला है। और ऐसा नहीं, मैं फिर बारह बता रहा हूँ, बहुत सारे देखो 20 क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे।
अब देखो ध्यान से समझना है, ये वाला जो क्वेश्चन है इसका मैं एक अलग लॉजिक दिखाऊंगा आपको, ठीक है। अभी इसको छोड़ो और उसके बाद में आप लोग आओ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पे। मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर है, इस टाइप के जो क्वेश्चन है मेरे अब की बात सारे के सारे सही हुए 2024 में। तो मैं आपको उसके कुछ ट्रिक बताऊंगा कि कैसे जो है अब यार मैं बिल्कुल भी नहीं कोई पीटीटी 65 पढ़ा ना कुछ करंट अफेयर कुछ पढ़ के गया, सारे के सारे भाई भाई सबाई सी बात है। अगर मान लो मैं पढ़ के जाता तब कैसे सही होने की प्रोबेबिलिटी रहती, सारे के सारे देखो ये मेरे सारे सही हुए हैं, जो सिंगल स्टेटमेंट वाले इस टाइप के जो है सारे सही हुए। तो क्या तो मैंने बहुत पढ़ा तब सही हो सकते हैं, या फिर मैंने कुछ ऐसी चीज़ सीखी है जिससे ये दोबारा क्वेश्चन सही हो जाते हैं, बिना पढ़े भी सही होते हैं। तो वो चीज़ अप्रोच सीखो, वो बहुत ज़रूरी है। तो वो आपको अप्रोच जो सीखनी है, तो आप जो PYQ जो कोर्स है, ठीक, आपको एक डिटेल वीडियो मिल ही गया होगा, तो उसमें आपको सीखने मिलेगा। मैं इस क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूँ आपको, सॉरी इसके बारे में, कि कैसे यूपीएससी के PYQ कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो ये क्वेश्चन है यूपीएससी 2024 का। अब ध्यान से इसको एक एक लाइन पढ़ना। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि कितनी सारी चीज़ें होती हैं आपको, पर वही है कि ये चीज़ें कोई नहीं बताएगा आपको। अगर सीखनी है तो आपको सीखना पड़ेगा ये चीज़, ये आपको ऐसे नहीं आएगा। आप सोचोगे आपने नॉलेज से क्वेश्चन करने जाओगे। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन द्वारा चालित फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहनों से निकलने वाला निर्वातक नली उत्सर्जन है। अब मुझे नहीं पता, मैंने इसको एग्जाम में कैसे सही किया मैं बताता हूँ आपको। यूपीएससी 2015 का पेपर खोल के तब आपको दिखेगा कि कहाँ से यूपीएससी ये क्वेश्चन पूछ रही है। अभी आप देखना आपके सामने मिलेगा डिक्टो क्वेश्चन, यहाँ से आपको ये चीज़ भी सीखनी पड़ेगी। अरे ऐसे बहुत सारे मेथड है, ये चीज़ समझो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सीख के आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। मतलब मिनिमम इनपुट में कैसे मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हो, आप ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब जो क्वेश्चन जो आपने 2024 में किया था उसको ध्यान से रखना। अब देखो इसमें वो डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा, डायरेक्ट, मतलब 2015 का क्वेश्चन था जो यूपीएससी ने 2024 में डायरेक्ट पूछा है उधर, ठीक है। एक बार अभी देखते हैं वो क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते, देखो मैंने ये देखो इधर, ये देखो 2023 में भी आया, 2024 में भी आया। तो ये भी आपको समझना है, थीम पकड़ना है आपको। ये देखो 2022 में क्वेश्चन आया, यही सेम क्वेश्चन, इसी थीम को अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करके, तो मैं आपकी बात जो है ये भी काम करवा रहा हूँ, R&D वाला काम भी करवा रहा हूँ, ठीक है। साथ में जो है आपको कुछ कुछ नोट्स भी मिलेंगे, ठीक है। आपको सब कुछ मिलेगा, ये चीज़ याद रखना। ये देखो जॉइंट सेशन 2023 में आया, 2024 में आया। एक ही चीज़ जो है बार बार रिपीट हो रही है, एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। अब आपको ये समझना पड़ेगा ये क्यों है इंपॉर्टेंट, PYQ पे काम करना क्यों ज़रूरी है, क्यों मैं बोलता हूँ कि टेस्ट सीरीज मत करो, वीजिंग PTT 65 भी नहीं पढ़ोगे तब भी काम चल जाएगा। परंतु अगर आप PYQ करके नहीं जा रहे हो, यह हैक ट्रिक नहीं पकड़ पा रहे हो, तो फिर आपका जो PT निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी, ये चीज़ याद रखना। तो आपको देखो 5वीं 6ठी का क्वेश्चन कितनी बार पूछा यूपीएससी, कितनी बार, अभी भी यूपीएससी पूछे जा रहा है, 2023 में पूछा, ठीक है। वो क्वेश्चन जो है अपन देख रहे थे, 1 मिनट अभी आएगा वो। डायरेक्ट डिक्टो कॉपी पेस्ट था, वो स्टेटमेंट को उठा के वहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट वो बनाया। और ये मैंने देखा कि 1990 उधर जो है 2010 के उधर दिया हुआ है, ये क्वेश्चन वहाँ से पूछा हुआ डायरेक्ट, ठीक है। अभी अपन वो खोज रहे हैं अपन, 1 मिनट। आ जाओ, मिल गया। ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को। यदि देखो फ्यूल सेल्स है जिसमें हाइड्रोजन से समृद्ध ईंधन और ऑक्सीजन का उपयोग विद्युत पैदा करने के लिए होता है, ठीक है। यहाँ से पढ़ा, ये पढ़ो। यदि शुद्ध हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में होता है तो फ्यूल सेल उप उत्पाद बाई प्रोडक्ट के रूप में ऊष्मा एवं जल का उत्सर्जन करता है, और उसका आंसर था जल। ये है PYQ। सोचो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन। अभी आपको इसको देखो, डायरेक्ट इसी कारण से मैंने इस क्वेश्चन को सही किया, ठीक है।
तो ये चीज़ समझो, आप भी सही कर सकते हो, ऐसा नहीं है, पर आपको अप्रोच सीखनी पड़ेगी, तभी जब है आप है इसको कर पाओगे। नहीं तो वही है कि अपन टेस्ट सीरीज 100 टेस्ट सीरीज लगाते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं मिल पाता। कारण यही होता है कि अपन उस अप्रोच को नहीं समझ पाते, तो यूपीएससी जिस अप्रोच से क्वेश्चन पूछ रही है। ये बहुत ज़रूरी है इस अप्रोच को सीखना, नहीं तो इस एग्ज़ाम में बहुत डिफ़िकल्ट है, फिर ये पेपर बहुत डिफ़िकल्ट लगेगा आपको। ठीक है, अभी देखो, अब दोबारा इस क्वेश्चन में जाते हैं। अब मैं उस क्वेश्चन को एक अलग अप्रोच से भी करवाऊँगा आप लोगों से, अभी देखना। आ जाओ। अब देखो 2015 का क्वेश्चन तो किया था, सॉरी। अब आप देखो, अब इस क्वेश्चन को करो। अब ये क्या बोला है, वही सेम चीज़। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन द्वारा चालित फ्यूल सेल, देखो फ्यूल सेल के बारे में था, इलेक्ट्रिक वाहनों से निकलने वाला निर्वातक नली उत्सर्जन है, क्या है, जलवाष्प। डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट आंसर। तो ये चीज़ समझने का प्रयास करो, आपको ये चीज़ मिलेगी। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, थोड़ा ये लॉजिक नया है। नहीं, अभी छोड़ो, कुछ और चीज़ मैं बताता हूँ आपको। ये वाला क्वेश्चन, जब मैं बोलता हूँ कि भाई कौन सा सोर्स पढ़ना चाहिए, क्या है, अभी देखो ये 9th क्लास की इकोनॉमी एनसीईआरटी है। और आपको एक और मैंने बहुत सारे वीडियो डाली भी हुए, एनसीईआरटी से ओनली एनसीईआरटी से 50+ क्वेश्चन 2024 में थे। डायरेक्ट मैंने सारे एक एक क्वेश्चन का सोर्स भी बताया। तो जो मैंने इससे पहले जो वीडियो डाला था कि मैं आपको बताऊंगा कि भाई कौन से चीज़ें आपको जो सीखनी चाहिए, कौन से सोर्स पढ़ने चाहिए, कैसे आप इस एग्ज़ाम को ईजिली निकाल सकते हो, और अगर आप पीवाईक्यू नहीं करते हो तो कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो ये भी आपको सीखने को मिला इसमें। ठीक है, और जो भी है, अगर आपको इंक्वायरी हो आप ये मेरे नंबर पे पूछ सकते हो। अगर आपको एक और ज्वाइन करना है तो मैंने आपको एक थोड़ा बहुत ब्रीफ भी दे दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, और जो भी आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अपने फ्रेंड लोगों को भी ज़रूर बताइए कि यूनिटी आइज इस टाइप का प्रोग्राम चला रहा है। तो इसे देखो, मैं फिर बार बता, देखो आप लोग अभी ये समझ में नहीं आ रहा कि चलो ठीक है सर, आप तो पैसा कमा रहे हो, ये सारी चीज़ें, पर मेरा मानो, देखो आप समझते नहीं, 5,000 रुपये को बड़ी बात नहीं होती। दूसरी बात ये होती है कि बहुत सारे बच्चों को पूरा जीवन खत्म हो जाता है भाई, 6-6 7-7 साल तक ऐसा होता है, पीटी नहीं हो पाता है। आप ये चीज़ समझ नहीं रहे, कोई बताता भी नहीं। मुझे याद अच्छे तरीके से, जब मैंने 2020 का अटेम्प्ट दिया था, 2020 का, हाँ 2020 की बात है, तो ये चीज़ें मैंने खुद से निकाली थी। मैंने खुद पीवाईक्यू पेपर लेके बैठा, उसको बार बार देखा। तो उस टाइम ऐसा था कि मेरा एक दोस्त था, ठीक है, तो उसका ऐसा था कि उसका पीटी निकला था उस टाइम, उसका भी पहली बार पीटी निकला था। मेरा पीटी ऐसा था, जीएस निकल गया था, सीसेट नहीं हुआ था मेरा। तो उसने कुछ चीज़ें सीख ली थी, उसने मेरे से कोई कुछ कोर्स बाय कर लिया था, जैसे मैं अभी कोर्स चला रहा हूँ वैसा ही। तो उन्होंने वो सीख के वो पीटी निकाल लिया था उस टाइम। ठीक है, पर मुझे उसने नहीं बताया था, ये चीज़ समझो। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं भाई, जिनको रियल में नीड है इस एग्ज़ाम, भाई इस अप्रोच की। बहुत सारे ऐसे 3-3 4-4 अटेम्प्ट हो गए। ठीक, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं भाई जो कि यूपीएससी को फिक्स टाइम के लिए आए हैं, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है ये चीज़ें। तो मेरा मानना है कि जो नीडी पीपल है, हो सकता है कि आप नहीं लेना चाह रहे, पर एटलीस्ट हो सकता है कोई और लेना चाहिए, तो आप उनको सजेस्ट करो ज़रूर, मेरी क्लासेस देखें, तो उनको हिंट मिलेगा। बहुत सारी मेरे डेमो क्लासेस पढ़ी है, आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार, और आपको ये भी दिखा देता हूँ जो कि मेरे कोर्स जो चल रहा है उसका आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो देखो, ये जो है, देखो कोर्स चल रहा है, ठीक है, जो पीवाईक्यू पावर प्रोग्राम से लगभग 11-12 क्लासेज पॉलिटी की हो चुकी है, सीसेट की लगभग 10 क्लासेज हो चुकी है। ठीक है, ये क्लासेज मेरी चल रही है। ठीक है, इसके साथ में आपको जो है पिछले साल की जो क्लासेज है मेरी रिकॉर्डिंग क्लासेज, ठीक है, ये आपको जो है कोर्स ज्वाइन करते तो आपको ये मिलेगी, सब अनलिस्ट है। ठीक है, इसके अलावा मैंने कुछ कुछ डेमो क्लासेज भी आपके लिए डाली हुई है, तो आप जाके देखोगे तो यहाँ पे आपको, एक मिनट, यहाँ पे आपको डेमो क्लासेज भी मिलेगी आपको। जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले ही, 2-3 दिन पहले भी एक सीसेट का भी डाला हूँ। ठीक है, एक डेमो क्लासेज डाला है, मैं पहले बता रहा हूँ नंबर सिस्टम। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपको जो है बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, आप एक और ज्वाइन करोगे और कंप्लीट, देखो मैंने लगभग बहुत सारी क्लासेज ली है। ठीक है, तो यहाँ से आपको देखो पीवाई के प्रोग्राम सीसेट की 10 क्लासेज हो चुकी है, और ये यूपीपीसीएस मेंस का वालों का चल रहा है प्रोग्राम। और ये देखो, ये पीवाई के प्रोग्राम टेक्स्ट एंड एप्लीकेशन वाला, जिसमें अपन 1995 से लेके कर रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो और उसके बाद में मैंने मैथ के क्वेश्चन है वो भी करवाई। मेरी जो सीसेट की मेरी बुक है, मैंने जो
बुक बनाया है, मेरा मानना है मेरी बुक से भी कोई कर लेगा तो उसका सीसी निकल जाएगा। तो वो भी क्लासेज है, आपको सब कुछ अवेलेबल है। तो मेरा मानना है कि आप लोग अगर ये चीज़ करते हो तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। अरे मेरा मानना है कि देखो एक चीज़ हमेशा याद रखो कि इस एग्ज़ाम के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि मेंटर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार अपन क्या हो कि डीएम की जगह जो है मटेरियल कलेक्टर बन जाते हैं। ये चीज़ हमेशा याद रखना, इस चीज़ों से बचना है, स्मार्ट वे से इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है। ऐसा नहीं कि गधा मज़दूरी अपन किए जा रहे हैं, एग्ज़ाम निकल नहीं रहा है। तो उन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि आप इस कोर्स को जॉइन कीजिए। आपको जॉइन करोगे आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे नहीं, बहुत सारे बच्चों ने तो मेरी क्लासेज भी देखी है। आप लास्ट ईयर जाके देखो, मैंने कुछ डेमो क्लासेज वहाँ पे भी छोड़ के रखी है, लास्ट ईयर जो करवाया था। अभी जो मैंने करवाया वो भी आपके सामने है। तो आप उन वीडियो को देखो, जज करो, फिर आप समझो कि आपको क्यों नहीं ज़रूरत है इन चीज़ों की, ठीक है। अगर आपका ईज़िली एग्ज़ाम निकल रहा है तो फिर तो कोई ज़रूरत है ही नहीं। पर स्वाभाविक सी बात है, यूपीएससी में क्या होता है, 10-12 लाख लोग फार्म भरते हैं, उनमें से होता कितना, 10-15 हज़ार लोगों का ही पीटी होता है। तो आपको ये समझना है कि 10-15 हज़ार में आना है या फिर भीड़ में ही रहना है। अब वो आपकी चॉइस होगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।